हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल किसे कहते हैं? जो आपको ये बेसिकली डायग्राम में दिख रहा है यही सेल साइकिल है। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेल साइकिल की डेफिनेशन होती है सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट वेयर सेल ग्रोथ डीएनए डबल एंड डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। अब इसमें आपकी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है सेल ग्रोथ, दूसरा है आपका डीएनए डबल और तीसरा है डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। अब जो ये सेल ग्रोथ वाला पार्ट है इसका वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब कि जो इसमें सेल ग्रोथ होगी डिवीजन के टाइम वो कंटिन्यूअस होगी। लेकिन जो इसमें डीएनए डबल है ये प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं और ये डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होगा जिसे हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ से आपको 2 बातें याद रखनी है, पहली इसकी डेफिनेशन और दूसरा सेल की जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस होते रहती है, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एक फिक्स टाइम पर होता है जो कि एस फेज में होता है। अब हम सेल साइकिल को और डिटेल में देखते हैं। यूकेरियोटिक सेल में सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं। पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज में जो सेल होती है वो अपने को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करती है, इसलिए इस फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। एम फेज में जो सेल होती है वो एक्चुअली डिवाइड करती है। इंटरफेज सेल साइकिल का लगभग 95% टाइम कंज्यूम करती है, वहीं एम फेज सेल साइकिल का टोटल 5% टाइम कंज्यूम करती है। एम फेज को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो डिवाइड करता है। इसी तरह इंटरफेस को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है G1 फेज जिसे गैप फेज कहते हैं, दूसरा होता है एस फेज जिसे सिंथेसिस फेज कहते हैं और तीसरा होता है आपका G2 फेज। G2 फेज में सेल एंटर करने के बाद एम फेज में प्रवेश करती है जहां उसका कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब सबसे पहले हम सेल साइकिल के इंटरफेस को देखते हैं। इंटरफेज में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है G1 फेज जिसे हम गैप फेज भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द गैप बिटवीन एम फेज एंड एस फेज इज कॉल्ड G1 फेज। G1 फेज में बेसिकली जो सेल होती है वो ग्रोथ करती है कंटिन्यूअसली और अपने को डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस यानी डीएनए डबल की प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करती है। और इसमें कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, इसलिए यह एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी फेज है। जो सेल G1 फेज में होती है उसके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो एस फेज में एंटर करे। अगर वो सेल एस फेज में एंटर करती है तो उस सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। दूसरा, कि वो सेल परमानेंट हो जाए। अगर वो सेल परमानेंट हो चुकी है तो वो एस फेज में एंटर नहीं कर सकती। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि ना एस फेज में एंटर करते हैं और ना ही परमानेंट होते हैं। वो क्वेसेंट फेज में चले जाते हैं जिसे सेल साइकिल में G0 फेज कहते हैं। इसमें जो सेल होती है वो लिविंग होती है और ज़रूरत पड़ने पर वो वापस G1 फेज में एंटर कर सकती है और उसके बाद वापस से एस फेज में जा सकती है और डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकती है। दूसरा फेज है एस फेज। एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी द गैप बिटवीन G1 फेज एंड G2 फेज इज कॉल्ड एस फेज। एस फेज में जो डीएनए होता है वो डबल होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और एनिमल सेल में जो सेंट्रोसोम होता है वो भी एस फेज में ही डबल होता है। तीसरा फेज है G2 फेज। G2 फेज में जो डीएनए है वो ऑलरेडी डबल हो चुका है और जो सेल होती है वो अपने को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। G2 फेज के बाद जो सेल होती है उसमें कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है यानी माइटोटिक डिवीजन, जो हमने कल पढ़ा था, जिसे हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, चौथा होता है टीलोफेज। सेल जो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में होती है उसमें क्रोमेटिन नामक संरचना होती है जो कि डीएनए का वो अनफोल्डेड पार्ट होता है। तो कैरियोकाइनेसिस का जो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोफेज, यह सबसे लॉन्गेस्ट फेज है जिसमें जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो कंडेंस्ड होते हैं और क्रोमोसोम की रचना करते हैं। दूसरा होता है आपका मेटाफेज जिसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो मिडिल ऑफ द सेल अलाइन हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स
क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ नेक्स्ट फेज में अलाइन हों। तीसरा होता है आपका एनाफेज। एनाफेज में जो सेंट्रोमर्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर देते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अब डॉटर क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप होता है टीलोफेज। टीलोफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होता है वो दोबारा से अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं और जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपकी द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। इस वजह से जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है उसमें फरो फॉर्म हो जाती है। इसे ही फरो फॉर्मेशन मेथड कहते हैं। और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए जो ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स जैसे सेल के पार्ट्स होते हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, जिसे कि हम सेल प्लेट कहते हैं। इस तरह से साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है और सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है।